नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में हमारे 7 प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ गई हैं और अजहर हुसैन श्रीनगर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजहर, आपके पास आते हुए अगर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ तो क्या आज के बड़े अपडेट हैं? जम्मू कश्मीर के मुख्य खबरों की ओर अगर हम बात करें, सबसे पहले अमरनाथ के हवाले से अगर आप बात करें, लगातार अमरनाथ यात्रा जिस तरीके से चल रही है, तमाम अमरनाथ यात्रा और इस अमरनाथ यात्रा के दौरान अभी तक तकरीबन 4 लाख के करीब जो रजिस्ट्रेशन है वो हुई है ऑनलाइन और ऑफलाइन, और अभी भी ये जो रजिस्ट्रेशन है जारी है। और इस रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है तकरीबन 1,20,000 के करीब जो श्रद्धालु है उन्होंने अमरनाथ यात्रा करके जो है बाबा बर्फानी के जो है दर्शन करके वो वापस है। और इस दौरान एक महिला की भी जो है यहाँ पे मृत्यु हुई है। हालांकि उसको एक क्रोनिक बीमारी थी और जिसकी वजह से वो बीमार हुई यहाँ पे। लेकिन आज जो है 8वां जत्था जो है जम्मू के भगवती नगर से रवाना हुआ है, जिनकी संख्या जो है तकरीबन 7,579 संख्या बताई जा रही है, जो 8वां बैच है। और इस 8वें बैच जी अजहर, आपको मेरी आवाज आ रही है अजहर? चलिए ठीक है, एक बार फिर से अजहर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर भी जुड़ी हुई है चंडीगढ़ से। ईशा, अगर पंजाब और हरियाणा की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या आज के बड़े अपडेट हैं? देखिए, आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद मामले को लेकर है। जिस तरीके से सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद मामले की बात करें, काफ़ी लंबे अरसे से ये विवाद दोनों राज्यों में चल रहा है, पंजाब और हरियाणा के बीच में। लेकिन आज दोनों ही राज्यों के लिए अहम दिन, क्योंकि केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री है CR पाटिल, उनकी अध्यक्षता में आज सतलुज यमुना लिंक नहर मामले को लेकर बैठक दिल्ली में होने जा रही है। श्रम मंत्रालय में श्रम भवन में आज 4 बजे ये बैठक होगी। CR पाटिल जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक रखी गई है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों ही शामिल होंगे। दोनों ही राज्यों के मुख्य सचिव भी शामिल रहेंगे, क्योंकि मामले में देखिए 13 अगस्त को सुनवाई भी होनी है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब को पहले ही फटकार लगाई गई है। साथ ही केंद्र को मध्यस्थता दोनों ही राज्यों के बीच बनाने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। और ऐसे में देखना ये है कि आज की बैठक जिस तरीके से रखी गई है, बैठक कितनी घंटे चलती है और साथ ही कोई नतीजा निकल पाता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जब थे जल शक्ति मंत्री, उनकी तरफ से भी भरपूर कोशिश की गई थी इस विवाद को सुलझाने के लिए, लेकिन विवाद सुलझा नहीं था, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि पंजाब के 153 में से 115 जो ब्लॉक है वो डार्क जोन में जा चुके हैं। भूजल स्तर पंजाब का गिर चुका है और किसी भी राज्य को अतिरिक्त पानी देने के लिए पंजाब के पास नहीं है। और ऐसे में सतलुज यमुना लिंक नहर का कोई मुद्दा ही नहीं उठता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि यमुना सतलुज लिंक नहर बनना चाहिए और यमुना का पानी जो बंगाल तक जाता है, हरियाणा यूपी से होता हुआ, उसका पानी पंजाब को दिया जाना चाहिए। आज बड़ी ही अहम बैठक, क्या केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कोई हल दोनों राज्यों के बीच में निकाल पाते हैं या नहीं? दोनों ही राज्यों के बीच में जो ये जल को लेकर विवाद है, काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मौसम में देखिए काफ़ी बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। मानसून जो सक्रिय होने के बाद एक बार फिर से ढीला पड़ गया था, आज फिर से एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर भारी बारिश हुई है और गाड़ियों की लाइटें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से ऑन है, क्योंकि यातायात सेवाएं बारिश की वजह से यहाँ पर बाधित भी हुई है। और ऐसे में पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ की यहाँ पर बात करें तो नदियों का जलस्तर भी यहाँ पर बढ़ चुका है। लेकिन आफत की स्थिति अगर किसी पर आई है तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। किन्नौर की अगर बात करें तो वहाँ पर भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। मंडी में एक बार फिर से बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, जान मान का काफ़ी नुकसान हुआ है। और ऐसे में स्थिति से कैसे हिमाचल प्रदेश उभरेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है, अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मॉनसून यहाँ पर ढीला पड़ गया था, लेकिन पहाड़ी इलाकों में इस वक्त मॉनसून पूरी तरीके से सक्रिय है।
आज मैदानी इलाकों में भी बारिश हुई है, लेकिन हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बादल फटने की घटनाएं हो रही है। जेपी नड्डा भी हिमाचल दौरे पर हैं, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा की स्थिति से हिमाचल प्रदेश बहुत जल्द उभर नहीं पाएगा। पिछले साल भी इस तरीके की घटनाएं कुल्लू में हमने देखी थी, और आज इस वक्त जो भरपाया है प्राकृतिक आपदा का कहर, वो मंडी में भरपाया है। काफ़ी लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। 74 के करीब जो लोग हैं वो उनकी मृत्यु इस वक्त दर्ज की गई है। तो इस वक्त स्थिति जो है काफ़ी चिंताजनक हिमाचल प्रदेश के लिए बनी हुई है। लेकिन हिमाचल में जिस तरीके से बारिश हो रही है उसका पानी सीधा हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब पहुंच रहा है। यहाँ पर सुखना लेक की अगर बात करें तो सुखना लेक का जलस्तर भी बढ़ गया है, और ऐसे में सुखना लेक का जो पानी का जो फाटक लगाया गया है उसे भी कभी भी खोला जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब के फिरोजपुर की बात करें तो वहाँ पर कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ की स्थिति है। तो प्राकृतिक आपदा से इस वक्त हिमाचल प्रदेश जूझ रहा है, लेकिन वहाँ का जो पानी है वो पंजाब और हरियाणा में पहुँच रहा है। अगर आने वाले दिनों में और बारिश होती है तो कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति पंजाब और हरियाणा में गहरा जाएगी। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त पंजाब बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद है, और यहाँ पर रंग रोगन का काम भी चल रहा है। तस्वीरें सीधे आपको दिखा देते हैं। जिस तरीके से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाना है, जेपी नड्डा की जगह किसी और को यहाँ लगाया जाएगा, और ऐसे में जो प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। अगर हम सुनील जाखड़ की बात करें जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो अभी केंद्र जिस तरीके से बीजेपी आला कमान की तरफ से उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन अब बीजेपी आला कमान ने एक बड़ा दाव खेला है। अश्वनी शर्मा जो कि सुनील जाखड़ से पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें एक बार फिर से कमान यहाँ पर सौंपी है। कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पर बनाए गए हैं, और 2 महीने के भीतर देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना जाना है। उसके बाद माना जा रहा है कि अश्वनी शर्मा को ही राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष पंजाब का नियुक्त कर सकते हैं, जो नया अध्यक्ष बनेगा उनकी तरफ से। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें वहाँ पर भी ऐसा देखने को मिला था, और महाराष्ट्र में भी अध्यक्ष होते हुए कार्यकारी अध्यक्ष भी लगाया गया था, और लेकिन उसके 2 महीने बाद ही कार्यकारी अध्यक्ष को ही अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और नजरें टिकी हैं यहाँ पर अश्वनी शर्मा जो कि पठानकोट से बीजेपी के विधायक हैं और 2 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या तीसरी बार भी कमान उनके हाथ में सौंपी जाएगी, क्योंकि 1.5 साल बाद 2027 विधानसभा चुनाव होने हैं पंजाब में। ऐसे में अश्वनी शर्मा पर नजरें टिकी हैं। कार्यकारी अध्यक्ष फिलहाल उन्हें बनाया गया है। सुनील जाखड़ जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जिस तरीके से अच्छे नतीजे आए, सत्ता में बीजेपी आई, उसके बाद से उन्होंने गतिविधियां अपनी तेज की पंजाब में, लेकिन उससे पहले वो ढीले नजर आए थे लोकसभा चुनाव के बाद, और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, और उनका कहना था कि वो अपनी इस पद से मुक्त होना चाहते हैं। अब माना जा रहा है कि सुनील जाखड़ को राजस्थान में या केंद्र में जो बीजेपी आला कमान है वो बड़ा पद दे सकती है, और कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जिस तरीके से यहाँ पर अश्वनी शर्मा को बनाया गया है तो उन्हें अध्यक्ष पद दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए कई कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं ईशा, और अब आने वाले वक्त में धीरे धीरे तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। आपके पास वापस लौटूंगे, हमारे साथ राजकुमार चौधरी हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़ गए हैं। राजकुमार, आपके पास आते हुए अगर देश और दुनिया की बड़ी खबरों की आज की बात करो तो क्या आज के बड़े अपडेट हैं? देखिए भारती, आज जो है हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर जो मुझे लगता है शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 8 दिन के दौरे के बाद आज स्वदेश लौटेंगे, और जिस तरीके से कल ब्राज़ील में उन्होंने हिंदुस्तान का पक्ष रखा और बहुत सारे समझौते जो हुए हैं, बहुत सारे जो MOU साइन हुए हैं कि एक देश से दूसरे देश की जो मदद किस तरीके से आपस में करेंगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं हम लोग एक जो हिंदुस्तान का 140 करोड़ का आवाम है, क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो 2 दर्जन के आसपास देश ऐसे हैं जिन देशों ने सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, और ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का एक शौर्य है, हिंदुस्तान का एक अलग दृष्टिकोण है, वो शायद इस मुकाम तक पहुंचा पाया है। और ब्राज़ील से भी वो सम्मानित होकर आ रहे हैं। उससे पहले 2 देशों में ऑलरेडी पहले ही सम्मानित हुए हैं, और तकरीबन ये संख्या जो है ये 23 के पार पहुँच जाती है। 23 देश ऐसे हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके लोहे को माना है। और अगर उसकी बात करें तो एक जो इस समय बड़ी खबर है, उस बड़ी खबर के तौर पे कहीं ना कहीं क्योंकि श्रवण मास शुरू हो जाएगा कल से, और
आस्था का सैलाब कहीं ना कहीं उमड़ता हुआ दिखेगा। भगवान भोलेनाथ जो हैं उनकी नगरी हरिद्वार से और गंगोत्री से जो शिव भक्त हैं वो कावड़ लेकर अपने अपने गंतव्य के लिए कल से निकलना शुरू हो जाएंगे। इसको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, क्योंकि अगर बात करें तो 4 स्टेट जो हैं उनमें बड़ा ये श्रवण मास जो होता है इसका बहुत महत्वपूर्ण जो है वो असर देखने को मिलता है, लोगों की आस्था दिखती है उसमें। अगर बात करें तो देवनगरी देवभूमि उत्तराखंड से ये हरिद्वार से शुरू होकर ये यात्रा जो है ये राजस्थान की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, इन तमाम प्रदेशों में लोग पहुंचते हैं और कई कई 100 किलोमीटर की यात्रा पैदल जो गंगा जल है उसको, पवित्र गंगा जल को ले जाकर और वहाँ पे जो शिवालय होते हैं उन शिवालय में जो है उसको कहीं ना कहीं उस पर अर्पित करते हुए दिखते हैं। तो इसको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मेरठ इलाका ऐसा पड़ता है कि जो इसका कहीं ना कहीं सेंटर माना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी ने राजीव कृष्ण ने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक कल इस कावड़ जो यात्रा है इसको लेकर की है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेकर उसकी अगर बात कर लें तो गाजियाबाद से लेकर और बिजनौर तक का जो सफ़र है उसका हवाई सर्वेक्षण किया है। उन्होंने अपनी एक एक चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं इस समय उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसकी प्राथमिकताओं में होगी कि ये जो संपन्न है इसको ये जो कावड़ मास है इस कावड़ मास के दौरान कहीं भी तनाव ना रहे, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, अगर मुजफ्फरनगर की बात कर लें पुरकाजी से शुरू हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड के बाद बहुत सारे इलाके ऐसे पड़ते हैं भारतीय जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पड़ता है। तो उन क्षेत्रों में जो कावड़ मार्ग हैं उन पर अगर शराब की दुकानें होंगी तो उन पर पर्दे लगे रहेंगे। इस बार नए जो कुछ दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं कि 11 फीट से ऊंची जो है वो कावड़ नहीं रहेगी, 75 डेसिबल से ज़्यादा के तेज डीजे जो है वो नहीं बजेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को संयमित रखने की आवश्यकता है। और कल प्रमुख सचिव और डीजीपी की जो बैठक थी उस बैठक में 4 प्रदेशों की अगर बात कर लें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के जो वो हैं नुमाइंदे, वो भी कुछ अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। और ये तमाम जो ज़िले पड़ते हैं उन ज़िलों के जिलाधिकारी और एसएसपी भी कुछ, अगर बात कर लें हम नोएडा की तो नोएडा की जो कमिश्नर है वो उसमें जो है वो वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। तो तमाम जो निर्देश हैं उन निर्देशों का पालन करते हुए दिखेंगे। जगह जगह तकरीबन हर 25 किलोमीटर के बाद पुलिस का एक ऐसा जत्था होगा, पुलिस का एक ऐसा पिकेट होगा जहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो दुरुस्त की जाए, क्योंकि बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर शिव भक्त के वेश में अगर कोई व्यक्ति अगर उन्माद फैलाने का प्रयास करेगा तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके बिल्कुल स्पष्ट निर्देश कर दिए हैं। और बहुत सारी इनपुट इस तरीके के मिले थे भारतीय कि कुछ जो हिंदू वाहिनी और तमाम जो हिंदू संगठन हैं उनके कुछ नुमाइंदे जाकर वहाँ पर कुछ जो दस्तावेज हैं, चाहे वो होटल की बात कर लें चाहे और तमाम जो दुकानें हैं उनके दस्तावेज कहीं ना कहीं चेक करने की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मिली। और एक आह्वान किया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि इस तरीके की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखें और इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किसी भी हिंदूवादी संगठन का नहीं होगा। सरकार का जो सिस्टम है, सरकार का जो खाद्य विभाग है वो ही केवल जाकर दुकानों पर उनके लाइसेंस जो है चेक करेगा। तो ये मुझे लगता है कि कल से ये श्रवण मास का जो दौर शुरू होगा, कल से सावन लगेगा और अगले 1 महीने पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ये इलाका है, ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण खबरों की दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अहम रहेगा। जी भारती। बिल्कुल, देखिए आपने तमाम खबरों से रूबरू कराया राजकुमार। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले अजहर आपके पास आते हुए ऑडियो में कुछ इश्यू हो गया था, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए भारतीय, बात मैं कर रहा था अमरनाथ यात्रा 2025 के हवाले से। लगातार अमरनाथ यात्रा 2025 में जो रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन की जो संख्या है उसमें इजाफा होता जा रहा है। तकरीबन 4 लाख के करीब जो अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है वो सामने आई है, लेकिन आशंका ये भी लगाई जा रही है कि आगे भी इससे ज्यादा जो इस यात्रा में जो श्रद्धालु है वो शामिल हो जाएंगे। उनकी जो यहाँ पे ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो जारी है। यहाँ पे अभी तक तकरीबन जो है 1,20,000 के करीब जो श्रद्धालु है वो बाबा बर्फानी के दर्शन करके वापस भी आए हैं। और आज चूंकि 8वां बैच जो है, 8वां जत्था जो है, जो 2 बैच पर मुश्तमिल है, वो
जम्मू के भगवती नगर से वहां से रवाना हो गया है, जिसमें तकरीबन 7,579 जो श्रद्धालु है वो सवार है। वो आज जो है बेस कैंपस पर पहुंचेंगे, चाहे पहलगाम या बालतल के बेस कैंप पर पहुंचेंगे और वहां से वो